नमस्कार। विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 4 दिवसीय जापान दौरे पर। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। FIH महिला हॉकी विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ के बाद भारत टूर्नामेंट से बाहर। और शतरंज में भारत के ग्रैंडमास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सरगेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा करेंगे। डॉक्टर जयशंकर कल रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मॉस्को पहुंचे। भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक और मजबूत साझेदारी है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद से भारत रूस संबंधों में राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के उच्च स्तर के साथ एक गुणात्मक रूप से नयापन आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं, जो विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। एक रिपोर्ट। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल टोक्यो में भारत के विकास में लंबे समय से भागीदार रहे प्रमुख जापानी समूहों और औद्योगिक घरानों के शीर्ष नेतृत्व के साथ कई बैठकें करेंगे। इसके अलावा वे 1500 से अधिक जापानी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वोच्च निकाय जापान व्यापारिक महासंघ केइदान रेन के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेंगे। श्री गोयल जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री अकाजावा रोसोई के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। नागोया में मंत्री सुकेरेन और नागोया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ एक रोड शो का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि ये दौरा दोनों देशों की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के प्रति उनकी महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विकास नापा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ। ये विचार विमर्श मंगलवार तक जारी रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से इस फोरम का आयोजन हो रहा है। नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आएंगे और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक और नीति संबंधी रास्ते तलाशेंगे। इस फोरम को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला भी संबोधित करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात कर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की है। भारतीय उच्चायोग ने बताया कि इस बैठक के बाद तेल और गैस सहयोग पर सरकार से सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन और इंडियन ऑयल कॉर्प लिमिटेड तथा मॉरिशस के स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के बीच एक समझौते का आदान प्रदान किया गया। चंडीगढ़ पुलिस ने कल सेक्टर 36 पुलिस स्टेशन में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4B और धारा 5 के तहत मामला दर्ज किया। ये कार्रवाई चंडीगढ़ में बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े संदिग्धों की गतिविधियों के बारे में मिली खास खुफिया जानकारी के आधार पर की गई है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल X@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक्स संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। सरकारी प्रसारक के अनुसार ये होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 3 रणनीतिक कार्रवाई योजना की मंजूरी के बाद आया है। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। ईरान के तेल मंत्री मोहसेन पाकनेजाद ने बताया है कि ईरान ने दक्षिणी फार्स प्रांत में एक नए गैस क्षेत्र की खोज की है, जिसमें अनुमानित 7,500 अरब घन फुट गैस का भंडार है, जिसकी 73% की पुनर्प्राप्ति दर को देखते हुए 5,700 अरब घन फुट गैस का निष्कर्षण संभव है। उन्होंने कहा कि पुनर्प्राप्त करने योग्य मात्रा दक्षिणी पार्स गैस क्षेत्र के एक ब्लॉक के बराबर है और 15 वर्षों तक गैस की आपूर्ति की जा सकती है। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इस्राएल काट्ज ने हालात का जायजा लिया है और हमास को चेतावनी दी है कि अगर गजा पट्टी से गुब्बारे और पतंगे उड़ाना बंद नहीं हुआ तो उन पर और ज्यादा हमले किए जाएंगे। ये बैठक गजा पट्टी से इस्राएल की तरफ ड्रोन, गुब्बारे और पतंगे आने के खतरे को लेकर हुई थी। इस चर्चा में जनरल स्टाफ के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख और इस्राएल रक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। नीलसन IQ और वर्ल्ड डेटा लैब ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत में 2036 तक 10 करोड़ 80 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में यह संख्या 10 करोड़ 30 लाख है। रिपोर्ट में प्रतिदिन $90 से अधिक खर्च करने वाले लोगों को धनी उपभोक्ताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। 2026 में भारत में लगभग 2 करोड़ 60 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान है। अगले दशक में इनकी संख्या में 8 करोड़ 20 लाख की वृद्धि होने का अनुमान है। इसी अवधि के दौरान चीन में धनी उपभोक्ताओं की संख्या 6 करोड़ 20 लाख तक बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है। भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ऑस्ट्रेलिया ने अधिक गोल के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले नीदरलैंड्स ने चीन को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को जीत की आवश्यकता थी। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया को केवल हार से बचना था। नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और भारत पूल ई में तीसरे स्थान पर रहा है। अब भारतीय टीम गुरुवार को वैगनर हॉकी स्टेडियम में 5वें स्थान के लिए खेलेगी। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंडमास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनिजा ओपन 2026 शतरंज प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया है। हंगरी के नागी कनिजा में आयोजित टूर्नामेंट के 9वें और अंतिम दौर में प्रणेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जर्मनी के वादिम पेट्रोवस्की को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह-अध्यक्षता करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 4 दिवसीय जापान दौरे पर। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। FIH महिला हॉकी विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ के बाद भारत टूर्नामेंट से बाहर। और शतरंज में भारत के ग्रैंडमास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।